4 दिन आपको रात्रि विश्राम गाँव में करना पड़ेगा। और ये हमारा चल रहा है कि जिस दिन हमारा लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, भाई हमारा 80% ऐसा होने लग गया, तो मानता हूँ हमारे शिक्षा विभाग हो या पंचायत राज विभाग अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के पीछे एक जिन घूमता रहता है सर, तबादलों का। 4,500 तबादले भी आपने किए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सामने आई, कोई हल्ला हल्ला जो है वो नहीं देखने को मिला शिक्षकों का। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि कई तरह की परिवेदनाएं और शिक्षा मंत्री का पीछा करते हुए नजर आते हैं लोग। ये बड़ा स्मूथली आपने कैसे कर दिया? देखो क्या है कि मन में पाप नहीं होना चाहिए। यदि मेरे मन में वहाँ से कुछ निकालने का है, कुछ धन अर्जन करने का है, तो फिर ये समस्याएं तो आएगी। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो यहाँ मंत्री हैं तो कोई मालिक नहीं है। हम सेवक हैं, ट्रस्टी हैं, और साधारण गांव की भाषा में कहें तो मैनेजर हैं। हमको काम करना है, और हमारा जो सबसे सर्वोपरि जो हमारा हित है वो बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए हम हैं, इसलिए बच्चों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जो 3rd ग्रेड के टीचर्स हैं वो बड़ी और डिमांड करते इसलिए हैं। आपने देखा होगा इतने ट्रांसफ़र किए, हाँ कहीं हल्ला गुल्ला तो हुआ नहीं। जी बिल्कुल। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं मंत्री जी को या मंत्री को 5 रुपये दे के आया हूँ। और ये आपको शिक्षा विभाग में सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्या अब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसी कोई चीज़ या कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और हमारी ट्रांसफ़र स्मूथली हो पॉलिसी जाए? कंप्लीट होने के बाद हम उसी के माध्यम से करेंगे। वो ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो रही है। ये 3rd ग्रेड के शिक्षक जो हैं बड़ी तादाद में हैं राजस्थान में और बहुत उम्मीद रखते हैं कि तबादले होंगे उनके। 3rd ग्रेड टीचर्स उसी जिले के लिए होते हैं, उसी जिले का कैडर है वो यदि ट्रांसफ़र की मांग करते हैं तो गलत है। हम यदि उनका ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी सीनियरिटी रद्द हो जाएगी, यानी वरीयता समाप्त हो जाएगी। वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में फिर चिल्लाएंगे जी। कि साहब हमारे तो वरीयता ही समाप्त कर दी, ये तो सरकार खराब है। उसी जिले की वरीयता होती है उसकी। तो फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, बहुत सारी कुछ परेशानी होती है, और सबको देखते हुए यदि कुछ निर्णय करेंगे तो उनका पालन करें। लंबे अरसे से सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं वो भी उम्मीद रखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आपने आप देखा आएँ। होगा जो मैंने प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र किए हैं, जी। कई सारे गांव के लोग शहरों में आए हैं और कई सारे शहरों के लोग गांव में गए। तो ऐसा ही बदलाव 3rd ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है? वो सब में मिलेगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सर 3rd ग्रेड के तबादले होंगे? क्योंकि एक बड़ी हम जब आ रहे थे तब भी कई कुछ स्मार्ट साहब हमें मिले तो बोले कि 3rd आशावान ग्रेड का रहना सवाल। चाहिए। पिछली सरकारों में भी आशाएं पूरी नहीं हुई थी। आशावान रहना चाहिए। प्रतिबंधित भी है कुछ जिले जिनमें भी ट्रांसफ़र की डिमांड रहती है, वो जहाँ पर डार्क जोन जिन्हें हम कहते हैं वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंध रिलीफ। का अर्थ इतना ही था कि जहाँ उस जिले के निवासी शिक्षक कम हैं तो वहाँ पद बाहर के लोग वहाँ जाकर नौकरी करते हैं तो खाली हो जाते हैं, फिर कई बार ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए उनको रोका जाता है। एक अदरवाइज कोई कारण नहीं, ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध हो जाएं। पर अब बहुत कम जिलों में शिक्षकता रही है, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। सब सब गाँव के लोग टीचर बनने लग गए हैं, तो अब वो उतनी मारामारी नहीं है। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे कि कोई किसी जिले में अध्यापकों की कमी ना रहे। दिलौर साहब एक बात हम ये देखते हैं कि जब भी आप कोई बयान देते हैं उसको विवादित करार दे दिया जाता है। ये विवाद क्या मीडिया खड़ा करता है या देखो फिर क्या है विपक्ष खड़ा कि करता है या फिर क्या आप है स्पष्टवादिता के क्या वजह है से कि बोल देते? कुछ लोग लोगों को सच बचता नहीं है। अब मैंने ये कहा, दो तीन उदाहरण है सर जिस कि पे मैं अगर मैं बात करूं। अकबर अकबर महान अकबर वाले जो विषय पे आक्रांता आपने। था, लुटेरा था, बलात्कारी था, तो कौन सा गलत कह दिया मैंने? आपने आतंकवादी भी कहा। आतंकवादी था, कैसे? बलात्कारी था। अरे हमारे देश पे आक्रमण करके हमको गुलाम बनाने, आक्रमण करने को क्या होगा? आतंक फैलाया ना, आतंकवाद इसको कर दिया, आतंक फैलाते हैं। एक आज़ादी के बाद स्वर्णिम इतिहास किताब पर जो बयान था आपने कहा कि जहर खरीद ले तो खाना थोड़ी ज़रूरी है।
हाँ, गलती से कोई जहर खरीदने में आ जाए और पता चल जाए कि जहर है तो उसको खाना जरूरी नहीं है। एक एक बात और भी थी कि आपने कहा कि कुछ टीचर्स का जो पहनावा है वो ठीक नहीं है, और विरोध में कई लोग जो हैं वो आ गए थे, तो आपने कहा कि वो बेवकूफ़ हैं जो विरोध कर रहे हैं इस बयान का। आपने वो ठीक कहा था। देखो, मेरा पहनावा का तात्पर्य ये था कि मर्यादित हो। समाज मानता है कि ऐसे पहनावा ठीक नहीं, तुमको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो दिखाने के नहीं होते और उनको दिखाने का यत्न करते तो ठीक भी नहीं होता है। तो एक मर्यादित पहनावा हो, मैंने इतना ही कहा। शिक्षकों का पहनावा मर्यादित होना चाहिए, शिक्षकों के साथ साथ मैं तो कहता हूँ सबका, विद्यार्थियों का भी, विद्यार्थियों का भी, सब प्रदेशवासियों का भी आमजन का भी। मर्यादित होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए। मेरी बहन का भी मर्यादित हो, मेरी माँ का भी मर्यादित हो, मेरी बुआ का भी मर्यादित हो, मेरे पिताजी का भी मर्यादित हो, मेरा भी मर्यादित हो, सबका जिंदगी में मर्यादित एक होना मर्यादा चाहिए। तो होनी चाहिए। हाँ, एक मर्यादा होनी चाहिए। आप जो भी प्रयास करते हैं, विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि भगवाकरण करते हैं आप। देखो क्या है, देश हमेशा भगवान से सरोवर रहा है। आपने देखा होगा, सूर्य भगवान जब दर्शन देते हैं तो वो उनकी जो किरणें निकलती है, जब वो निकलते हैं तो भगवा ही होता है। जब अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं तो भगवा ही होता है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपना झंडा जो थामा है और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी को बिगुल बजाया है, वो भी तो भगवा झंडा था। तो इतना डरते क्यों हैं? शिवाजी के झंडे से क्यों डर लगता है? महाराणा प्रताप के झंडे से क्यों डर लगता है इनको? हमारे साधु संतों के झंडों से क्यों डर लगता है इनको?